intensity of magnetic field due to a long straight current carrying conductor। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और करंट कैरिंग वायर। तो इसमें भी दो केस हैं। केस 1, फॉर अ फिक्स्ड लेंथ ऑफ वायर, फॉर ए फिक्स्ड या फिर फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर और कंडक्टर। अगर कंडक्टर का लेंथ कैसा हो, फिक्स्ड हो, मतलब मान लो 2 मीटर 4 मीटर या जो भी है, एक फिक्स्ड लेंथ का वायर होगा, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, और एक दूसरा केस हम लोग पढ़ेंगे इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, केस 2 में क्या पढ़ेंगे, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। अभी क्या पढ़ेंगे, फिक्स्ड लेंथ ऑफ वायर और फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि किसी भी करंट एलिमेंट की वजह से, जैसे मान लो एक छोटा सा ये करंट एलिमेंट है विच इज़ DL, और इसमें से करंट पास हो रहा है I, तो इसकी बात हम कर रहे हैं। देखो DL की बात कर रहे हैं, तो इस DL करंट एलिमेंट के से मान लो R डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है, μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R²। ये देखा था हम लोगों ने, μ0/4 पाई, इट इज़ अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है ना। I इज़ द करंट, DL क्या चीज़ है, DL इज़ द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, और ये थीटा क्या चीज़ है, इट वाज द एंगल बिटवीन R एंड DL वेक्टर, है कि नहीं। थीटा वाज द एंगल बिटवीन DL वेक्टर एंड R वेक्टर। अभी तक हम लोगों ने इसको देखा है, और दिस इज द डिस्टेंस R। जिस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है, वहां से DL के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज R। तो ये हम लोगों ने अभी तक देखा है। अब इसी वायर को क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे, स्ट्रेट करेंगे और एक फिक्स्ड वायर बनाएंगे, और उसकी वजह से फील्ड निकालेंगे। ठीक है, ओके। लेट अस सी। देखो, एक सपोज करो ये एक वायर है, वायर का कुछ भी नाम दे देते हैं, MN इज अ फिक्स्ड लेंथ ऑफ वायर हैविंग करंट I, सो इट इज करंट कैरिंग कंडक्टर। और कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, मान लो दिस इज द पॉइंट P, और इस पॉइंट पे इस करंट कैरिंग वायर के वजह से क्या निकालना है तुमको, फील्ड का मान, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, गोल समझ में आ रहा है। करंट कैरिंग वायर जिसका लेंथ फिक्स है, इसके वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग को एक फार्मूला मिलेगा। अगर इस पॉइंट के लिए फार्मूला मिल गया तो हर पॉइंट के लिए हो जाएगा वो। ओके, सपोज करते हैं कि दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस A फ्रॉम द वायर एंड दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो, मान लो कि ये जो पॉइंट P है, इस वायर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, A। ठीक है ना, A इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो A क्या हो गया, दिस इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, ये कभी बदलेगा नहीं इस पॉइंट के लिए, है ना, क्योंकि ये लेंथ क्या है, परपेंडिकुलर है। लिखेंगे लेट MN be a fixed length
fixed length of wire having current I and PB any point at a distance. कैसा distance है? This distance is perpendicular at a distance A from the wire. We have to calculate the field intensity that is B. कहाँ पे निकालना है? At P. This is the target. पॉइंट P पर हमको फील्ड की वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हम लोग इस वायर पे कहीं पे भी एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे जिसको हम लोग कहेंगे करंट एलिमेंट. सपोज दिस इज करंट एलिमेंट DL. देखो ध्यान से, दिस इज DL करंट एलिमेंट कहीं पे भी ले लिया, और ये जो करंट एलिमेंट है इस पॉइंट P से कुछ डिस्टेंस पे होगा. दिस डिस्टेंस इज सपोज R. मान लो कि जो डिस्टेंस है ये R है. ओके, लेट दिस एंगल इज थीटा. देखो ये डिस्टेंस हम लोगों ने R मान लिया और ये थीटा मान लिया, और ये इस पॉइंट से, ये पॉइंट कुछ भी नाम दे दो, दिस पॉइंट इज O. सपोज ये पॉइंट O है, और पॉइंट O से DL जो हम लोगों ने लेंथ लिया हुआ है वो सपोज करते हैं कि L लेंथ नीचे पर है. ठीक है, मतलब ये सेंटर नहीं है. देखो ये सेंटर नहीं है, ये कोई सा भी पॉइंट हो सकता है वायर में. तो इस पॉइंट से जो कि इस पॉइंट का को ज्वाइन कर रहा है, यहाँ से इस DL का जो लेंथ लिया गया है वो हम लोगों ने लिया है L. ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल सबको दिख रहा है, PO, और इसका कुछ भी नाम देते हैं Q. POQ इज द राइट एंगल ट्रायंगल. देखो इस ट्रायंगल में अगर ये थीटा है और ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा? सोचो, दिस इज थीटा, दिस इज 90, सो दिस विल बी हाउ मच? वेरी गुड, 90 माइनस थीटा. ठीक है ना, यानी फिगर आप लोगों को समझ में आ रहा है. ओके, वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ें. नाउ इंटेंसिटी एट P ड्यू टू द करंट एलिमेंट DL क्या हो जाएगा? सोचो. बाय यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ, डायरेक्टली बायो-सावर्ट लॉ अगर अप्लाई कर दें तो इस DL के वजह से, ये जो करंट एलिमेंट DL है इसके वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा? DB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 जो फॉर्मूला है वो रखना है. DB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 उसके बाद क्या था? I वॉज द करंट पासिंग थ्रू द करंट एलिमेंट, और क्या था? DL था, और क्या था? साइन थीटा. थीटा वॉज द एंगल बिटवीन वेक्टर R एंड DL. यही था ना, ये जो लेंथ था, इस लेंथ और इस लेंथ के बीच का जो एंगल था वो एंगल वहाँ पे डाला जाएगा ना. सो इट विल बी 90 माइनस थीटा. यहाँ पे इस वाले केस के लिए क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा होगा ना. जो भी एंगल हम लोगों ने लिया हुआ यहाँ पे जो भी एंगल होता है वो एंगल वहाँ पे लिया जाएगा.
So it is 90 minus theta here. Divide by r square. R was the distance between the current element and the desired point P. तो यहाँ तो r है ही, तो इसको r स्क्वायर लिखा जाएगा। देखो क्लियर है? इसी को हम लोग लिखें इस तरह से, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? गुड। देखो अब आगे, ये हम लोगों ने क्या निकाला? हम लोगों ने निकाला फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर, इस छोटे से एलिमेंट के वजह से। ओके, अब हमको अगर पूरे तार का निकालना है तो क्या करना चाहिए? सिंपली इंटीग्रेशन करना चाहिए ना। क्या? देखो ये डीएल डीएल करके पूरे तार में अगर हम जोड़ें तो पूरा वायर का लेंथ होगा कि नहीं? तो इसके लिए क्या करेंगे? इस डीबी को इंटीग्रेट करेंगे। बट जब इंटीग्रेशन करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आने वाला है? देखो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, डी एल, थीटा और आर ये तीनों के तीनों ही वेरिएबल है। इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम होगा। देखो 3 वेरिएबल एक साथ है, चूंकि अगर तुम डीएल को चेंज करोगे, मतलब अगर डीएल को तुम यहां लाओगे तो, क्लियर नहीं आ रहा है? पे अब क्या करना है? इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे जो फील्ड निकला dB, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे वायर की वजह से निकल सकता है ना, पूरे mn तार के वजह से, पूरे mn तार जो वायर है हमारा, कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके वजह से टोटल फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो ये डी एल, थीटा और आर ये 3 वेरिएबल एक साथ यहाँ पे आ रहे हैं ना। डी एल भी वेरिएबल है, थीटा भी है और आर भी है। समझ रहे हो मेरी बात? देखो अगर तुम डी एल को मूव करोगे तो आर का मान भी चेंज होगा ना, और साथ ही साथ थीटा भी वेरी करेगा। इसलिए इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना होगा? इन तीनों वेरिएबल्स को किसी एक वेरिएबल के टर्म में हमको लाना है, क्योंकि इन तीनों वेरिएबल को एक साथ इंटीग्रेशन करना मुश्किल है। इसलिए क्या करेंगे? सबको एक वेरिएबल में लाएंगे, यानी सबको थीटा के फॉर्म में लाएंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो देखो इस ट्रायंगल में इन द गिवन राइट एंगल ट्रायंगल, देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम cos थीटा इज इक्वल टू लिखना चाहें तो cos थीटा क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, b/h फॉर्मूला होता है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये थीटा है तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? दिस इज द बेस, बेस हो जाएगा a और हाइपोटेनस क्या होगा? r। तो लिखेंगे बेस की जगह क्या लिखोगे? ये एक्चुअली बेस है, देखो, यानी a/r। ओके, सो r इज इक्वल टू a अपॉन कॉस थीटा, और लिख सकते हो a सेक थीटा। 1/cos सेक होता है ना, तो r की वैल्यू a सेक थीटा यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। ओके, अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगेन उसी ट्रायंगल में देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना। तो इस ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा? अगर हम tan थीटा लें तो परपेंडिकुलर, दिस विल बी द परपेंडिकुलर, यानी l अपॉन a, सो l/a tan थीटा हो गया। तो l इज इक्वल टू क्या लिखोगे? a tan थीटा। ओके, l इज इक्वल टू a tan थीटा। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? देखिए डी एल अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे a तो कांस्टेंट है, a इज अ फिक्स्ड लेंथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज फिक्स्ड।
सो इट इज़ कांस्टेंट, तो ये डिफ्रेंशिएशन के बाहर आ गया। टेन थीटा का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन? सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। तो ओके यहाँ पे मिटा रहे हैं। सो डी एल इज इक्वल टू फाइनली क्या मिल रहा है? डी एल इज इक्वल टू मिल रहा है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इज इट क्लियर? देखो आर की वैल्यू ए सेक थीटा और डी एल की वैल्यू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आर की वैल्यू रखेंगे और डी एल की वैल्यू रखेंगे तो सारा का सारा जो है वो थीटा के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन में डी एल और आर की वैल्यू पुट करो। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन में देखिए डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डी एल का मान क्या रखोगे? दिस ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रखेंगे इनटू कॉस थीटा, यहाँ पे है तो कॉस थीटा रहने दो, डिवाइडेड बाय क्या है? आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितना निकाले हम लोग? ए सेक थीटा, ए सेक थीटा का स्क्वायर, ऐसा होगा। तो इसको डीबी के लिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है? सो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और ये सॉल्व करने पर क्या आ रहा है? देखो ए स्क्वायर ए ये कट जाएगा, सो इट विल बी ए कॉस थीटा बाई ए डी थीटा, ऐसा आएगा। देखो ना ए स्क्वायर है यहाँ पे, ए के कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, ऊपर क्या रहा? कॉस थीटा डी थीटा, नीचे ए बचा रहा। बिल्कुल क्लियर है? ओके, यानी इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉस थीटा डी थीटा। देखो अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी के साथ, क्योंकि देखो ये म्यू नॉट आई 4 पाई ए ये सारा का देखो कांस्टेंट है, वेरिएबल हमारे पास क्या है? सिर्फ थीटा वेरिएबल है, तो थीटा एक वेरिएबल हमारे पास है, इसको सॉल्व करना आसान है। तो यहाँ पे अब नेट इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करना होगा? इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखो डी एल लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है? डी बी है, तो होल लेंथ के लिए कितना होगा? तो इंटीग्रेशन करना चाहिए। देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू द वायर एम एन, तो कितना हो जाना चाहिए? इट मस्ट बी इंटीग्रेशन ऑफ डी बी। ठीक है, पुट करो वैल्यू, डी बी का वैल्यू कितना है? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए कॉस थीटा डी थीटा। जो कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन क्या बाहर कर लेंगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर है? अब यहां पे इसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए आसान है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इज साइन थीटा। लेकिन इसको यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे, थीटा का वैल्यू देखेंगे, थीटा का वैल्यू यहाँ पे देखो, थीटा का वैल्यू चेंज हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा? इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू देखो। अगर हम पूरे तार की बात करें, डीएल को अगर हम इस पॉइंट पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम रखें डीएल को, तो थीटा की वैल्यू चेंज होगी ना। सपोज करो ये एक्सट्रीम पॉइंट जो है ना एन और एम, यहाँ पे हम लोगों को देखना चाहिए कि थीटा की क्या वैल्यू हो सकती है। तो इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं यहाँ से, देखो पॉइंट पी को एन से ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, कुछ इस तरह से होगा। तो जैसे ही पॉइंट पी को यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। देखो दिस एंगल इज सपोज θ1, ठीक है। डीएल को अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर डीएल ले आए इस एक्सट्रीम पॉइंट पे, तो एंगल कितना बनेगा, θ1। फिर धीरे धीरे डीएल को ऊपर ले जाओ,
जब इस पॉइंट पर तुम आओगे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। देखो तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। फिर जब तुम ऊपर जाओगे, जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे इस एक्सट्रीम पॉइंट पे, यहाँ पे डीएल अगर ले जाए तो देखो ये पॉइंट पी को मिलाओ यहाँ पे, इस तरह से अगर हम लोग मिलाते हैं तो यहाँ पे एंगल कुछ और बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे दिस एंगल इज सपोज θ2, ठीक है। ये जो एंगल है, दिस एंगल इज θ2 मान लो। देखो यहाँ से यहाँ तक ये एंगल θ1 और ये क्या हो गया θ2। तो थीटा का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, इस एंगल से लेकर यहाँ तक। देखो ये पूरा इसका वेरिएशन है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे वैल्यू इसका। देखिए इस जगह पर थीटा की वैल्यू θ1 है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, θ2। तो पूरे वायर के लिए अगर हम थीटा का वेरिएशन देखें तो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, थीटा की वैल्यू θ1 से लेकर θ2 तक। ओके, साथ ही साथ देखो ये जो वैल्यू होगी ये होगी नेगेटिव वैल्यू, माइनस में। इसको माइनस में लेना चाहिए और इसको किस में लेना होगा, प्लस में, ठीक है। θ1 माइनस में हो जाएगा और ये 0 और फिर यहाँ से प्लस, ठीक है। तो -θ1 से लेकर +θ2 तक इसका वेरिएशन होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उसको सॉल्व करें। सो B इज इक्वल टू μ0I अपॉन 4πa। इंटीग्रेशन cos थीटा क्या होता है, इट इज sin थीटा। देखो ये हो गया लोअर वैल्यू, लोअर लिमिट, और ये क्या हो गया अपर लिमिट। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे -θ1, ऊपर क्या होगा +θ2। इसको सॉल्व कर लेना है। सो इट इज μ0I 4πa sin थीटा। अब क्या करना है, यहाँ पे थीटा की अपर वैल्यू रखनी है। एक बार अपर वैल्यू रखेंगे, फिर माइनस देंगे, फिर लोअर वैल्यू रखेंगे। तो sin θ2 माइनस हो गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यहाँ माइनस आता है, फिर माइनस साइन -θ1। ऐसा होना चाहिए। सो μ0I 4πa, यहाँ पे क्या हो गया sin θ2, ये माइनस। देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हो, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस बाहर आ गया, सो इट विल बी प्लस साइन θ1, ठीक है। तो फाइनली जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है वो देखो इस तरह से, B इज इक्वल टू μ0I 4πa sin θ1 प्लस sin θ2। किसी भी फिक्स्ड लेंथ ऑफ वायर के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला μ0/4π I sin θ1 प्लस sin θ2 होता है। μ0/4π की वैल्यू पहले से पता है 10⁻⁻⁷। आई की वैल्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा। ए का वैल्यू, ए क्या चीज़ है, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहाँ पे आपको फील्ड निकालना है। वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका ये वाला डिस्टेंस ए। और θ1 क्या है, θ1 ये एंगल है, दिस एंगल इज θ1। और θ2 क्या है, ये ऊपर वाला एंगल, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको क्लियर करते हैं। एक आध एग्जाम्पल करें। सबसे सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। मान लो ये कोई स्क्वायर है, ठीक है, और इस स्क्वायर कॉइल में मान लो करंट जो है 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, 2 एम्पियर, ठीक। PQRS, PQRS इज अ कॉइल, स्क्वायर कॉइल है ये, और इसके सेंटर पे यहाँ पे इस जगह पे आपको फील्ड निकालना है। मान लेते हैं साइड ऑफ द वायर जो है वो 2 मीटर है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी that is B at O due to the
कंडक्टर, पहला क्वेश्चन देखो, कंडक्टर पी क्यू, कंडक्टर पी क्यू के कारण जो है पॉइंट ओ पर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। ठीक है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है इसी में, फील्ड इंटेंसिटी यहां पे निकालना है दिस कंडक्टर क्यू आर के कारण, ड्यू टू दी कंडक्टर क्यू आर, दिस कंडक्टर क्यू आर। एंड थर्ड क्वेश्चन इज ड्यू टू दी होल कॉइल, पूरे कॉइल के वजह से, ये करंट कैरिंग कॉइल है, इस पूरे कॉइल के वजह से इस पॉइंट पे क्या निकालना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी की वैल्यू। ठीक है, तो ट्राई करें इसको। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान दें, ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का ये जो डायगोनल होता है इसको हम लोग पहले मिला देते हैं। ये हम लोगों ने डायगोनल्स को मिला दिया, तो इस वायर के वजह से यहाँ पे फील्ड निकालना है, इसको थोड़ा सा कट करके हम लोग निकालते हैं। देखो, अलग कर दिया इसको, दिस इज पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ है, इसमें करंट है 2 एम्पियर। ठीक है, अब देखो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा, सोचो। अगर ये 2 मीटर है तो सेंटर से ये वाला डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ऑब्वियस है, दिस मस्ट बी 1 मीटर, 1 मीटर हो जाएगा, है ना। ये डिस्टेंस 1 मीटर हो गया। करंट में, करंट की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर, और ये क्या चीज़ है, दिस इज ए इज इक्वल टू 1 मीटर है। जो फॉर्मूला में जो ए है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है, 1 मीटर। अच्छा, उसके बाद ये θ1 है, दिस इज θ1, और ये क्या चीज़ है, दिस इज θ2। तो θ1 की वैल्यू और θ2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखो, अगर थोड़ी हम ज्योमेट्री यहाँ पर लगाएं, ज्योमेट्री को देखें, तो देखो ये एंगल टोटल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए ना। दिस इज 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, θ2 45 डिग्री एंड θ1 इज ऑल्सो 45 डिग्री। क्लियर है ना, θ1 और θ2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 45 डिग्री। ठीक है, और ए की वैल्यू 1 मीटर, करंट इज 2 एम्पियर। तो सीधा फॉर्मूला में रखेंगे, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है तुम्हारा, μ0/4πI/A sin θ1 प्लस sin θ2, ये ना फॉर्मूला है। देखो, μ0/4π का डायरेक्ट वैल्यू है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, है ना। और करंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 एम्पियर है। ए इज इक्वल टू 1 और साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, इसको सॉल्व कर लेना है। तो कितना आ रहा है, 2 इंटू 10⁻⁷ μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁷ होता है, तो -7 इंटू यहाँ पे कितना, साइन 45, 1/√2 प्लस ये भी क्या हो गया, 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू ये कितना हो जाएगा, 2/√2। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करो, इसको रेशनलाइज कर दें, √2 से मल्टीप्लाई कर लें ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, देखो इट विल बी 2√2। ठीक है, 2√2/10⁻⁷। तो ये फील्ड की वैल्यू आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 2√2 इंटू 10⁻⁷ ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर। ठीक है, ये एक फिक्स्ड लेंथ ऑफ वायर है, इसके वजह से यहाँ पे फील्ड का मान कितना आ गया, 2√2 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। ओके, अब डायरेक्शन क्या होगा बताओ, सोचो डायरेक्शन क्या होगा, फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए,
तो क्या बताए थे, राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, है ना। करंट को, हथेली को किधर ले जाना है, करंट के डायरेक्शन में, इस तरफ। डीएल का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन एक ही होगा ना, समझ रहे हो मेरी बात। डीएल और करंट दोनों का डायरेक्शन तो एक ही तरफ होगा। तो डीएल वेक्टर की तरफ ले गए, उसको किधर मोड़ना है, जिधर आपका मैग्नेटिक फील्ड जिस पॉइंट पे निकालना उस तरफ, देखो ऐसे, ठीक है ना, यही डिस्टेंस हो जाएगा। ये इस तरह देखो, जिधर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हथेली को ले गए किस तरफ, डीएल के डायरेक्शन में या करंट के डायरेक्शन में, उसको किधर रोटेट करना है, पॉइंट ओ की तरफ। तो अंगूठा किधर जा रहा है, इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड। डायरेक्शन क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, इनवर्ड। परपेंडिकुलर टू दी प्लेन डायरेक्टिंग इनवर्ड, यही ना लिखेंगे, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, किस तरफ वो डायरेक्शन उसका है, इनवर्ड। ओके, तो इनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग शो किस तरह करते हैं, क्रॉस सिंबल से, इस तरह से ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है और अंदर के तरफ है। ओके, इस पॉइंट पे जो फील्ड बना उसका डायरेक्शन किस तरफ है, अंदर की तरफ। ओके, तो इसके वजह से निकल गया, ये हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है इस पॉइंट पर सिर्फ इस वायर की वजह से। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ड्यू टू द कंडक्टर क्यू आर। देखो अब इस कंडक्टर की वजह से यहाँ पे निकालोगे तो कैसा सिचुएशन होगा, सारा का सारा कैलकुलेशन भी उसी तरह से होगा, फिगर भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा, है ना। फिगर थोड़ा सा मतलब ये जो है इस तरफ हो जाएगा और सारा का सारा जो है कैलकुलेशन वैसा ही रहेगा, यानी कि वैल्यू जो आने वाला है वो इतना ही आएगा, सेम आएगा वैल्यू, ठीक है ना। क्योंकि दोनों की ज्योमेट्री सेम है। देखो जिस तरह से यहाँ पे ये डिस्टेंस 1 मीटर है, यहाँ पे भी 1 मीटर हो जाएगा, 45 और करंट 2 एम्पियर है ही, तो इसलिए वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू विल बी सेम। तो डायरेक्शन किधर होगा सोचो, इस बार भी डायरेक्शन इनवर्ड ही होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में जो वैल्यू आएगा मॉड 2√2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, वैल्यू तो इतनी आएगी। और डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा सोचो, ये भी अंदर ही की तरफ होगा। देखो करंट के डायरेक्शन में ले जाओ अपनी हथेली को और उसको किधर रोटेट करना है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड द पॉइंट जहाँ पे आपको फील्ड निकालना है। तो इस तरह से जब रोटेट करेंगे तो ये थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है। सो डायरेक्शन इज अगेन इनवर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो 3 सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जितने भी कंडक्टर्स हैं सबके लिए जो है आपको फील्ड का मान निकालना है और ऑब्वियस है सारा का सारा मैग्नीट्यूड सेम आएगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग पूरे चारों कंडक्टर्स के लिए अगर हम बात करें तो बी नेट क्या हो जाएगा, 4 इंटू दिस क्वांटिटी 2√2 इंटू 10⁻⁻7। समझ में आ रही बात। बी नेट का मान हो जाएगा 8√2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ओके, और डायरेक्शन किधर होगा सोचो, एक्चुअली सबका सब ऐड क्यों हुआ, बिकॉज सभी जो है एक ही डायरेक्शन में थे। देखो इसको ऐसा समझो, क्वेश्चन नंबर 3 में ये सारा का सारा ऐड क्यों हो रहा है, क्योंकि सबका डायरेक्शन एक ही तरफ है ना, तो सबका इनवर्ड ही होगा। आप सबका लो, देखो सबका जो है इनवर्ड होगा, तो इसलिए बी नेट जो होगा तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ये चारों कंडक्टर्स के वजह से जो फील्ड आएगा वो सारा का सारा सम हो जाएगा, क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसलिए 4 इंटू 2√2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला होगा, या 8√2 10⁻⁻7 टेस्ला। डायरेक्टिंग किधर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है।
ओके, एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं, खुद से करोगे इसको। फिर से एक स्क्वायर ले रहे हैं हम लोग। इस तरह से डायग्राम है, देखो ये सेंटर है, इधर से जा रहा है सपोज करो 6 एम्पियर करंट, इधर चला गया 4 एम्पियर, इस तरफ 2 एम्पियर, और ये 4 एम्पियर इस तरह से रोटेट होते हुए यहाँ पे ऐड हो जाएगा फिर से 6 एम्पियर। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल फील्ड का मान निकालना है। फील्ड इंटेंसिटी B की वैल्यू आप फाइंड करो एट O, ये फाइंड करना आपको, ठीक है। तो यहाँ जितने भी कंडक्टर्स हैं सबके लिए इंडिविजुअल फील्ड निकालेंगे, सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने पर जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो इसको खुद से ट्राई करोगे। द लेंथ, द एज ऑफ द स्क्वायर इज 20 मीटर मान लो, ठीक है। 20 मीटर इसका एज है, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 20 मीटर, ठीक है। तो ये बन जाना चाहिए, ये खुद से ट्राई करोगे और इसका सॉल्यूशन देखोगे, फिर हम लोग कल देखेंगे।